अब कॉपी मत देखिए, 2 मिनट बताना बेटा। सॉलिड स्टेट में पहला क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप का मोशन होता है पार्टिकल्स में सॉलिड में? ओनली वाइब्रेटरी होता है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना कौन सा नहीं। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक है और एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक है। बताओ बेटा, अगर एक सब्सटेंस को आपने कट किया और वो कटिंग जो आ रही है वो शार्प नहीं आ रही, उसमें कुछ रिजेस मतलब अनइवन रफ सरफेस आया है, तो ये सॉलिड आइसोट्रॉपिक है या एनाइसोट्रॉपिक? समझ में आया? ये वाला आया। हाँ, ये अमॉर्फस है और अमॉर्फस क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं ये। बताना बेटा, ग्लास क्रिस्टलाइन है अमॉर्फस है? ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड है अमॉर्फस? अमॉर्फस हो जाएगा। सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं, फ्लो करता है ग्लास, तो सीधा अमॉर्फस है। लेकिन ग्लास में मिल्की स्पॉट्स दिखते हैं, वो क्या है? वो क्वार्ट्ज में चेंज हो गया या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लास हो जाएगा। ये पहली हेडिंग क्लियर है बेटा। बताना, एक हेडिंग थी जो मैं रिवाइज नहीं कराता हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत इजी है तो पूछता हूँ। बताओ बेटा, 4 टाइप का सॉलिड है बॉन्डिंग के बेसिस पे, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा गुड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, विच इज गुड कंडक्टर इन बोथ द स्टेट? मेटेलिक सॉलिड, लोहा या कोई भी मेटल है वो सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है, मॉल्टन में भी है। आयनिक क्यों गलत है? आयनिक सॉलिड स्टेट में होते हैं बैड कंडक्टर और एक्वा सोल्यूशन ऑफ मॉल्टन में होते हैं गुड, इसलिए आयनिक सॉलिड स्टेट में बैड है, ये ध्यान रखना है बेटा। क्या कोवलेंट सॉलिड गुड कंडक्टर हो सकता है? एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कोवलेंट है, गुड कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, बताओ बेटा, ग्रेफाइट और डायमंड में मेन डिफरेंस क्या है, या डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड? वेरी गुड। डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन नेटवर्क है, ग्रेफाइट में 2 डायमेंशन नेटवर्क है। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है? ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है, स्किड कर जाती है, इसलिए। बता बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में किसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है? क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज, एमोर्फस सॉलिड का कोई यूज? एमोर्फस सिलिकॉन यूज इन फोटोवोल्टिक सेल। बाकी इतने सारे ग्लास हैं, ग्लास का कोई यूज बता दीजिए, लैब वेयर, एपरेटर्स, विंडो पैन, ये ग्लास। रबर का कोई यूज बता दो, प्लास्टिक का कोई यूज बता दो, वो इसमें आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा होगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, है ना? बताओ बेटा, ए एटम कॉर्नर पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, फॉर्मूला क्या होगा? क्यूब के कॉर्नर पे है और बॉडी सेंटर में। हाँ, आंसर ए बी आएगा। ए कॉर्नर 1, बॉडी सेंटर भी 1 होता है, इसलिए आंसर ए बी। बता बेटा, ए एटम कॉर्नर पे है, बी एटम फेस सेंटर पे है, फॉर्मूला। ए कॉर्नर का आना तो वो तो 1 हो गया, बी फेस सेंटर का वो 3 हुआ, ये वैलेंसी थोड़ी है, तो ए 1 है, बी 3 है, ए बी 3 क्या हो गए ना? ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, कॉर्नर और फेस सेंटर वाला। अब थोड़ा सा टफ करके पूछ रहे हैं। बता बेटा, कॉर्नर का एटम हेक्सागन में, हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन में कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन वही होंगे, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ऐसे। हेक्सागन में कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? याद कर लीजिए, हेक्सागन में 1/6 है और क्यूब में 1/8 है। क्यूब में जो कॉर्नर का एटम होता है वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हेक्सागन में 1/6, क्योंकि अपनी लेयर में 3 से जुड़ा होता है,
3 से ऊपर जुड़ा होता है तो क्यूब में 1/6 होता है, और क्यूब में 1/8 होता है, और हेक्सागन में 1/6 होता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। ये याद रखना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने डेंसिटी पढ़ा। ऑब्वियसली डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एक फॉर्मूला कह दो Zm/Na, a³ 10⁻⁻30, ये यूज करना है फॉर्मूला। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछने हैं। बताओ बेटा, सिंपल क्यूब में पैकिंग एफिशिएंसी कितने % है? याद करो ठीक से बेटा। 52.4%। हाँ, 52 एफिशिएंसी, और फ्रैक्शन में अगर कहेंगे तो 0.52 या ऐसे कहेंगे। और बॉडी सेंटर क्यूब में 68%। याद क्यों नहीं करते हो बेटा? 68, ठीक है बेटा, 68, वेरी गुड। फेस सेंटर क्यूब, वेरी गुड। सिंपल क्यूब में डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कितनी है? एच लेंथ के टर्म्स में, ए के टर्म्स में। क्वेश्चन नहीं सुना ना? डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम ए है, और रेडियस कितना है? भाई तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, मैंने पहले ही कहा था। ऐसी बॉडी सेंटर क्यूब में बेटा डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कितनी है? वेरी बैड। पहले बॉडी का a√3/2। हाँ, बाई 2 आएगा, बाई 4 नहीं कहना, a√3/2। और ऐसे फेस सेंटर क्यूब में a/2√2 इज रेडियस, a/√2 इज डिस्टेंस। ठीक से याद करिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया अंश, बताओ, अगर कहा है एंड सेंटर्ड रोम्बोहेड्रल, है ना, एंड सेंटर होता ही उसी में, क्योंकि ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बोहेड्रल में कितने लैटिस पॉइंट होंगे? जैसे सिंपल क्यूब में 8 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 9 होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब में 14 होते हैं, यहाँ कितने? वेरी गुड। 8 कॉर्नर होंगे और 2 आमने सामने वाले होंगे, तो 10 ही होंगे। तो एंड सेंटर में कहा जाता है अल्टरनेट, लेकिन होता अल्टरनेट का मतलब आमने सामने या 2 ही है, तो ये नहीं है कि 3 कर दें। बोलो क्लियर है? तो यहां तक तो बच्चों हमारा हो चुका है। नाउ अब आज आगे इसका देखना है। आज पहला हेडिंग हमें देखनी है पैकिंग। अच्छा बच्चों, पैकिंग पे ना क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में पैकिंग पे गिने चुने 8 या 7 क्वेश्चन है, बस उतने को सुन ले। पैकिंग का पहला क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक एटम कितनों से डायरेक्टली टच है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, एक एटम 2 से जुड़ा है। 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग होती है, एक स्क्वायर, एक हेक्सागन। स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और हेक्सागन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बस इतना ही याद करना है। 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्वायर में 4, हेक्सागन में 6। अब मेन क्वेश्चन आता है 3 डायमेंशन से। 3 डायमेंशन में बच्चों 2 तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है? 2 तरीके का अरेंजमेंट है, एक कहलाता है HCP और एक कहलाता है CCP। इसकी फुल फॉर्म है हेक्सागन क्लोज पैकिंग, इसकी फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बच्चों हेक्सागन क्लोज पैकिंग में पहली लेयर A है, दूसरी लेयर B है, तीसरी लेयर फिर A है, चौथी लेयर B है। दैट इज एवरी थर्ड लेयर इज रिजेंबलिंग फर्स्ट। हेक्सागन क्लोज पैकिंग में तीसरी लेयर रिजेंबल कर रही है। इसकी फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो FCC में होती है। तो इसमें पहली लेयर A है, दूसरी B, तीसरी C, फिर A, B, C। हर चौथी लेयर रिपीट कर रही है। याद रखना बहुत आसान है, इजीएस्ट। कैसे? एक का नाम है हेक्सागन क्लोज पैकिंग, तो जुड़ा ही हुआ है। एक का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसमें ही जुड़ा है। जिसमें C आ रहा है उसमें C लेयर है, जिसमें C नहीं आ रहा उसमें C लेयर नहीं। मतलब क्लोज पैकिंग से पहले वाला टर्म जो है वो आपका यहाँ हेक्सागन वाला था, तो भैया इसमें C लेयर नहीं। अच्छा, पहली 2 लेयर A एंड B एकदम एक जैसी होती है, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। तो पहली 2 लेयर से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये आगे चल के हेक्सागन बनेगा या क्यूबिक बनेगा, कुछ भी हो सकता है। तीसरी लेयर डिसाइडिंग होती है, अगर वो पहली लेयर जैसी आ जाए तो हेक्सागन,
और अगर नहीं आएगा तो फोटो। इसका फोटो ये है बेटा, ये एक मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं एक सेंटर के चारों ओर, और ये एक एटम अपने चारों ओर 6 से जुड़ा है। ये एक एटम 6 एटम से जुड़ा है, और इस अरेंजमेंट को हमने कह दिया लेयर ए, पहली लेयर। इसके नीचे ये एटम 3 एटम से जुड़ा है, ये 3 एटम से ऐसे ट्राइंगल में जुड़ा है। तो आपको ये सोचना है कि ये 3 एटम नीचे लगे हुए थे, उसके ऊपर एक लगा है, 3 लगातार चिपके हुए, उसके ऊपर एक, तो इस कैविटी के ऊपर ये रखा हुआ है। इसके नीचे अगेन सिमेट्री वापस ले आइए, मतलब ये बीच में और 6 आप चारों तरफ जैसे ऊपर रखे हैं वैसे रख दीजिए। ठीक है, मैंने थोड़ा पास पास बनाया है कैमरे के हिसाब से जितना प्रोजेक्शन आ रहा है। तो ये ओवरऑल फोटो दिखेगा हमारा हेक्सागन, और इसमें ये ए लेयर है, ये बी है, ये सी है। और हेक्सागन क्लोज पैकिंग में एक यूनिट सेल में 6 एटम है, ये याद रखते हैं। कैसे 6 एटम है? ओके, कैसे 6 एटम है बेटा, कि अभी मैंने आपको बताया था कॉर्नर में 1/6 होता है और यहाँ कॉर्नर 12 है, तो इसलिए कॉर्नर की वजह से 2 एटम। बॉडी के अंदर 3 एटम रखे हैं, ये तीनों बॉडी के अंदर हैं बी लेयर के, और फेस के सेंटर पे 2 हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और इस हिसाब से हेक्सागन क्लोज पैकिंग में टोटल एटम एक यूनिट सेल में 6, ये याद रखना। यहां मैंने लिख ही दिया है एफसीसी, जिससे तुम्हारे दिमाग में चल जाए। व्हाट इज एफसीसी? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। सारे कॉर्नर पे एटम है और सारी फेस के सेंटर पे एटम है। जब यहाँ कॉर्नर और यहाँ कॉर्नर, ये लेयर ए है, फिर लेयर ए आ गई, बीच की एक लेयर बी कहलाएगी, एक लेयर सी कहलाएगी। मतलब 3 फेस सेंटर ए लेयर में होंगे, बी में होंगे, 3 फेस सेंटर सी में होंगे, एंड दिस वन इज एबीसी। तो इस पे ज्यादा मत सोचो, बस एबीसी इसे कहते हैं। यहाँ टोटल एटम ऑब्वियसली 4 है पर यूनिट सेल, यहाँ 6 है। 4 कैसे हैं? कॉर्नर की वजह से 1, फेस सेंटर की वजह से 3, 4 है। ठीक, दोनों में एफिशिएंसी 74% है, दोनों में ही एफिशिएंसी सेम है 74%। दोनों में वॉइड आते हैं 2 तरीके के। अगर हेक्सागन क्लोज पैकिंग की बात करें तो हेक्सागन क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल के अंदर 6 एटम है, या 6 नेट एटम 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें 6 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें 12 होंगे। जितने एटम होते हैं पैकिंग में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, उतने उसके दुगने टेट्राहेड्रल वॉइड। फेस सेंटर क्यूबिक में 4 एटम यूनिट सेल में लगे हैं, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ये याद रखना है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या डबल ऑफ नंबर ऑफ एटम एट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट पे नेट कंट्रीब्यूशन के बाद यहाँ 4 एटम थे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो इनके बीच में दिखेंगे वो 4, उनकी वजह से नेट कंट्रीब्यूशन 4, और टेट्राहेड्रल की वजह से 8। अब पूछो 6 एटम ये सामने दिख रहे हैं वैसे तो, एक बार फिर देखो, यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर 6 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं, जिन्हें मैंने दोबारा इंसर्कल किया, यानी 12 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। तो कॉर्नर की वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन 2 एटम। बॉडी के अंदर 3 आइटम है, ये बी लेयर के, ये बाहर तो कहीं जा ही नहीं रहे, तो इसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 into 3 3। ये और ये ऊपर और नीचे वाले ये फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ 2 है, तो इसलिए टोटल यार। बोलो भैया यहां तक क्लियर है? पैकिंग में कोई डाउट? लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट है पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ का। तो जरा ध्यान रखिएगा, हर एक एटम अपनी लेयर में 6 से जुड़ा है, अपने नीचे 3 से जुड़ा है, अपने ऊपर भी 3 से जुड़ा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। बट रिपीट इट अगेन, कैसे 12 है? अपनी लेयर में 6 से, अपने ऊपर 3 से, और अपने नीचे 3 से। क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, कई बार कह देते हैं 2 लेयर में बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 9 आंसर हो गया। एक ही लेयर में बता दो तो 6 हो गया, और तीनों लेयर में मतलब 3 डायमेंशन में तो 12 है, दोनों की दोनों पैकिंग में। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। अगर उन्होंने पूछ लिया ना NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है,
और जब भी आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा तो उसका मतलब होगा एक कैटाइन कितने एनाइन से जुड़ा है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो एक कैटाइन कितने एनाइन, और या एनाइन कितने कैटाइन से जुड़ा है। और अगर आयनिक नहीं है, मतलब उन्होंने सीधा कह दिया FCC क्रिस्टल है, तो भैया उसका मतलब है एक एटम अपने चारों ओर अपने ही कितने एटम से जुड़ा है। समझ में आ रहा है? जैसे BCC क्रिस्टल है, तो BCC क्रिस्टल में एक सेंटर का एटम अपने चारों ओर 8 से जुड़ा होता है। तो भैया सीजियम सेंटर में, क्लोरीन बाहर है, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8, क्योंकि जो सेंटर वाला है वो 8 से जुड़ा है। इज इट क्लियर? तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर NaCl का क्वेश्चन है और उन्होंने कहा NaCl FCC है, तो एक Na 6Cl से जुड़ा है, एक Cl 6Na से जुड़ा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब अगर उसने NaCl की जगह खाली कह दिया कि सोडियम FCC है, खाली सोडियम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। कैसे 12 है? अपनी लेयर में 6, अपने ऊपर सोडियम 3, अपने नीचे सोडियम, तो 12 है। ठीक है? अब धीरे धीरे आपको शायद समझ में आ गया हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। अगर आयनिक क्रिस्टल होता है तो एक कैटाइन कितने एनाइन से घिरा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। और अगर न्यूट्रल क्रिस्टल है तो न्यूट्रल में एक न्यूट्रल दूसरे न्यूट्रल से जुड़ा ही है। कितने न्यूट्रल से? ये आ रहा है समझ में बेटा क्या कह रहा हूं? फिर से देखो, एक्चुअली ये सारे Cl हैं, समझो, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, ये सब Cl। तो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। अपनी लेयर में एक Cl 6 से घिरा है, ऊपर नीचे। अब मैं कहूं नहीं Na भी लगे होते तो भैया Na तो यहां लगा होता बीच में, यहां लगा होता बीच में, तो Na कहां लगा होता? वॉइड में। ये इनके बीच की जगह क्या है? वॉइड। तो Na कहां होता? वॉइड में। अब एक कॉमन सेंस है, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम है तो अपने चारों ओर 4 से जुड़ा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से तो अपने चारों ओर 6 से। ऑक्टा का मतलब 8 मत लगा देना, 6 से जुड़ा है। बोलो यहां तक क्लियर है? चलिए रिपीट करते हैं पहले यहां तक की बातें। पहला पॉइंट आपको ध्यान आना चाहिए कि 1 डायमेंशन, बेकार बात है, आएगा नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 2 डायमेंशन दो तरह का है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागन क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हेक्सागन क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यही 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन दो तरह का है, एक HCP, एक CCP। HCP और CCP दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है। बस अरेंजमेंट में सी लेयर का अंतर है। जहां सी लेयर है और चौथी लेयर रिपीट कर रही है वो CCP है, और जहां सी लेयर नहीं है और तीसरी लेयर रिपीट कर रही है वो HCP है। इसमें टोटल एटम 6 होते हैं, इसमें 4। इतना डन। नेक्स्ट, अगली हेडिंग आपकी है रिवीजन में वॉइड के 2 टाइप में अंतर। बच्चों ये भी एक आध बारी क्वेश्चन पूछा गया है, वॉइड के 2 टाइप में अंतर बताइए। अरे भाई कौन से 2 टाइप? एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अंतर बताइए। तो एक कॉमन सेंस है, टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड है, वो कैविटी है जिसके चारों ओर 4 स्फीयर लगे हैं टेट्राहेड्रली, या 6 स्फीयर लगे हैं ऑक्टाहेड्रली। और कैविटी सराउंडेड बाय 4 स्फीयर टेट्राहेड्रली इज टेट्राहेड्रल वॉइड, और कैविटी सराउंडेड बाय 6 स्फीयर ऑक्टाहेड्रली इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है? तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिंपल। मेन मुद्दा, मेन पॉइंट ये है, टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है स्मॉल r है वो 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल R है। मतलब ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R, और ये जो बीच में वॉइड में जाएगा ये स्मॉल r। इन दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन है? तो बड़े वाले स्फीयर के मुकाबले छोटा वाला स्फीयर 22.5 या नियरली 25% छोटा है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 100 है तो ये मल्टीप्लाई करोगे 22.5 आएगा। तो 100 वाले स्फीयर, 100 पिकोमीटर वाले अगर 2-3 स्फीयर हैं तो बीच में कौन आ सकता है जिसका रेडियस 22.5 पिकोमीटर हो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस याद करिए बेटा 0.414 r है, और इसका प्रूफ एनसीईआरटी में है और बहुत इजी है तो आ जाता है, बोर्ड में भी आ रखा है। और इसका प्रूफ सिंपल ये था कि ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये वाली कैविटी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब बच्चों ये रेडियस निकालने के लिए एक सिंपल पाइथागोरस यूज करिए, ये हो जाएगा 2r r प्लस r, ये हो जाएगा 2r r प्लस r, ये होगा बेटा r प्लस r के ट्वाइस। ठीक है?
और सिंपल पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। पाइथागोरस तो आती है ना, AB² + BC² = AC²। एक मुश्किल से 1 या 2 स्टेप में आपको ये आंसर मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में अगला पॉइंट क्या है? अगर किसी भी क्लोज पैकिंग में n स्फीयर लगे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे, ट्वाइस। ठीक है, तो किसी क्लोज पैकिंग में जितने भी एटम लगे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं, टेट्राहेड्रल डबल। इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन करके देखिए। लिखें A atom has FCC crystal, A atom FCC में है, एटम हो आयन हो जो भी हो, ठीक है। A has FCC crystal while B present in 50% of tetrahedral void. B present in 50% of tetrahedral void. Give formula. Formula बताइए। A has FCC. B present in 50% of tetrahedral void. Give formula. ऑप्शन है AB, A2B या AB2। सिंपल आंसर है AB। हमने A का क्रिस्टल लैटिस माना था, तो A के स्फीयर कुछ मान लो, A के स्फीयर 1 मान लो। अगर A के स्फीयर 1 है तो टेट्राहेड्रल का क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेट्स सपोज करके तो है। और B कहाँ है? इसके 50% में है, इसका 50% फिर से 1 आ गया, तो भैया A का नंबर 1, B का नंबर 1, ये समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आते हैं। डन। इसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे उन्होंने कह दिया फॉर्मूला है AB3 और B का लैटिस है, फॉर्मूला है AB3 और B का लैटिस है, और A प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में। बताओ किस फ्रैक्शन में प्रेजेंट है? जैसे इस बारी मैंने फ्रैक्शन आपको खुद बताया था और फॉर्मूला निकालना था, या परसेंटेज बताई थी फॉर्मूला। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, परसेंटेज तुम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन और इजी है। ये AB3 है, आप ऐसे लिख लेंगे, B का लैटिस है और ये A के बारे में क्वेश्चन है। B का नंबर आपके पास 3 है, A का नंबर 1 है। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 6, है ना? 6 में से एक में ये है 1/6, टेट्राहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन आ गया। या अगर उन्होंने दोनों पूछा है तो सम कर लीजिएगा। फिलहाल अभी 1/6 आया, 1/9 भी आंसर हो सकता है इसी क्वेश्चन का। बाई चांस उन्होंने कहा फ्रैक्शन ऑफ वॉइड बताओ, तो 6 तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 3 होंगे, मिला के 9 वॉइड हो गए। तो वॉइड का फ्रैक्शन नेट देखेंगे तो 1/9 आ जाएगा, और नहीं तो 1/3 भी 1/6 आ जाएगा। भाई ये तो टेट्राहेड्रल में एक है, 6 में से एक है 1/। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और करके दिखा दीजिए। लिखे क्रिस्टल फॉर्मूला Al2O3। बेटा क्रिस्टल का फॉर्मूला आपको गिवन है Al2O3। ऑक्सीजन हैज CCP लैटिस, ऑक्सीजन हैज CCP लैटिस, ठीक है। एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन octahedral void only. Oxygen has CCP lattice, aluminium present in octahedral void only. बेटा ऑक्सीजन का लैटिस है, एल्यूमिनियम octahedral void में। Give fraction of octahedral void occupied. Give fraction of octahedral void occupied. बताइए बेटा। Give fraction of octahedral void occupied. 2/3 आना चाहिए। So 2/3. वेरी गुड, 2/3 इज करेक्ट आंसर। ये Al2O3 फॉर्मूला दे रखा है। ऑक्सीजन का लैटिस है, ऑक्सीजन का नंबर 3 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 होंगे, एल्यूमिनियम का नंबर 2 है। भैया 3 वॉइड में से 2 में है एटम, 3 में से 2 में है। फ्रैक्शन मतलब एक में कितना है, तो 3 में 2 है, एक में 2/3 है।
तो आंसर है 2/3। अब तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग हमारी रिवाइज हुई पैकिंग एंड वॉइड। एक बार इसे 1-2 मिनट अपने आप सोच के देखो, कोई डाउट या कोई चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पैकिंग एंड वॉइड। बात है नहीं बेटा, रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। डन। चलिए अगली हेडिंग अब हमारे चैप्टर में है प्रॉपर्टीज और डिफेक्ट। दो चीजें बचती हैं। पहले हम डिफेक्ट की बात करेंगे। डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डिफेक्ट हटे नहीं है कोर्स से। बच्चों डिफेक्ट का मतलब होता है इम्परफेक्शन, ठीक है, कोई भी चीज अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो गई है, अलग हो गई है, वो डिफेक्ट है। ठीक है, डिफेक्ट हमारे बेसिकली 3 टाइप के हैं यहाँ। इसमें एक कहलाते हैं डिफेक्ट इन स्टोशियोमीट्रिक सॉलिड। स्टोशियोमीट्रिक सॉलिड का मतलब समझ में आया ना, वो सॉलिड जिनमें डिफेक्ट है लेकिन वो अभी भी फॉर्मूला वही फॉलो कर रहे हैं जो आइडियल है। जैसे NaCl फॉर्मूला तो अभी भी NaCl ही बोला जा रहा है, तो ये हो गया स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड, इसके अंदर डिफेक्ट है, तो इसे जनरली हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कह देते हैं। दूसरे ऑब्वियसली डिफेक्ट इन नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं कि डिफेक्ट आने के बाद फॉर्मूला बदलना पड़ा, Fe.93O, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और तीसरे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम का क्रिस्टल या सोडियम का क्रिस्टल है NaCl का, उसमें स्ट्रोंशियम मिला दिया, तो ये NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 मिला दें। और याद आना चाहिए, यही सबसे कॉमन क्वेश्चन था 10⁻³ डोपिंग करने वाला, याद आया। तो ये दो क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो न्यूमेरिकल अभी रिवाइज कराएंगे, ये दोनों न्यूमेरिकल आते हैं। ये कौन सा न्यूमेरिकल था? फेरस और फेरिक का परसेंटेज बताने वाला। Fe.93 में फेरस कितना है, फेरिक कितना है। और ये न्यूमेरिकल था कि 10⁻³ डोप कर दिए तो नंबर ऑफ कैटायनिक वॉइड बताओ पर मोल। तो इनमें से एक न्यूमेरिकल यूजुअली मिल जाता है, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो पहला पॉइंट आ गया डिफाइन डिफेक्ट। उसकी डेफिनेशन होगी एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज नोन एज डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो गया है, इरेगुलरिटी आ गई, वो डिफेक्ट है। बेटा ये दो तरह के होते हैं, लाइन और पॉइंट, लेकिन बेसिकली हमारे कोर्स में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पॉइंट डिफेक्ट मतलब कुछ एटम, कुछ मॉलिक्यूल अपनी जगह से हट गए या बीच में आ गए, वो पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के, एक स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। अब पॉइंट डिफेक्ट में पहला है स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड। इसमें आपको याद होगा स्टोशियोमेट्रिक सॉलिड में डिफेक्ट 2 तरह के हैं, या तो आयनिक कंपाउंड में या मॉलिक्यूलर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आयनिक कंपाउंड में 2 तरह का डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल और स्कॉटकी। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें फ्रैंकल और स्कॉटकी पे मिला है, और इसीलिए मैंने सीधा आयनिक कंपाउंड पे बोला है। बेटा ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी में तो पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड दे रखे हैं, क्वेश्चन आयनिक पे ज्यादा है। तो आयनिक पे जो डिफेक्ट हैं उनको पहले रिवाइज करिए, SCHOTTKY, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, इनको रिवाइज करना है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या है। स्कॉटकी क्या है बच्चों? स्कॉटकी डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ ये याद रखना है, कैटाइन और एनाइन के इक्वल नंबर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस से गायब ही हो गए, है ही नहीं, लैटिस में है ही नहीं।
ठीक है, तो यहाँ इक्वल नंबर, यहाँ पे क्या था, जनरली कैटाइन, क्योंकि ये छोटा होता है और एनाइन बड़ा होता है, तो ये स्लिप करके बीच में आ जाता है। तो कैटाइन, जनरली कैटाइन डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जनरली जो कैटाइन है वो अपने लैटिस पॉइंट छोड़ के बच्चों किसी इंटरस्टिशियल स्पेस यानी बीच में कहीं आ जाएगा, तो कहलाएगा फ्रैंकल। डन बेटा, यहां क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो गई, इट इज अ कॉमन सेंस। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ निकल के ही चले गए, मास कम हो गया, डेंसिटी कम। यहां डेंसिटी वही रही, क्यों वही रही, क्योंकि रहा तो क्रिस्टल के अंदर ही, भले ही डिसलोकेट हुआ लेकिन रहा तो अंदर ही, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ये डिफेक्ट जनरली तब होता है जब कैटाइन और एनाइन का साइज लगभग बराबर हो और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो, 6 हो, तब होता है। और ये डिफेक्ट जब दोनों के साइज में अंतर हो, कैटाइन जनरली छोटा हो एनाइन से, और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 4 से भी कम होता है, तब है। जैसे कि NaCl में या CHCl में ये डिफेक्ट है और ZnS में ये डिफेक्ट है, क्योंकि ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये डिफेक्ट है, और NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। हमारे कोर्स में एक कंपाउंड दे रखा है जिसका नाम है AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आपको याद रखना है, AgBr में दोनों तरीके के डिफेक्ट होते हैं, स्कॉटकी भी होता है और फ्रैंकल भी होता है। तो ये स्पेशली याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है AgBr के बारे में, ठीक है। चलिए, नाम तो पता होने चाहिए। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में ये डिफेक्ट किसके पैरेलल था? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मतलब ये तो आयनिक क्रिस्टल था, तो हमने नाम दे दिया स्कॉटकी और फ्रैंकल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में बेटा नाम क्या था? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो डिफेक्ट थे उनका नाम क्या था? वेरी गुड, इसको कहते थे वैकेंसी डिफेक्ट, और इसको कहते एक सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा मतलब जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हो गए, सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन लैटिस। मतलब एक डब्बे में सपोज 10 मॉलिक्यूल होने चाहिए एक जगह पे, एक क्रिस्टल में, वहां 10 की जगह 12 पैक करती है, ज्यादा पैक हो गए ना, तो डेंसिटी बढ़ गई। तो इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ती है, जबकि फ्रैंकल में डेंसिटी बढ़ती नहीं। तो फ्रैंकल अलग है, इंटरस्टिशियल अलग है। फ्रैंकल में दोनों काम हुए हैं, अपनी जगह से कोई हटा दिया और बीच में भी आया है। जगह से हटने पे डेंसिटी कम होती है, बीच में आने से डेंसिटी बढ़ती थी पहले। फ्रैंकल में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल रहा तो क्रिस्टल के अंदर ही, इसलिए। तो आपको ये भी याद रखना है, वैकेंसी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाम था, और फ्रैंकल में वैकेंसी भी है और इंटरस्टिशियल। बोलो, पहली हेडिंग क्लियर है? जल्दी से इतना डिफेक्ट तक रिवाइज करो। बच्चों, कल आपका सॉलिड स्टेट का टेस्ट है, आपने देख लिया होगा, ग्रुप में हम डाल ही रहे हैं। और यही मान के चलिए कि हम बेटा रिवीजन कोई भी चैप्टर, मतलब कुछ चैप्टर बड़े हैं, ये तो छोटा था, कोई भी चैप्टर हमारी इच्छा होगी 3 से 4 दिन से ज्यादा ना ले, तब भी भाई 15 चैप्टर भी अगर हैं और 3 दिन भी दें, 45 दिन का रिवीजन तब भी है, विद हॉलीडेज भी होते हैं, है ना, तभी हम कर पाएंगे। तो कुछ चैप्टर ऑब्वियसली बायोमोलिक्यूल, एवरीडे लाइफ, या एवरीडे तो है नहीं सॉरी कोर्स में, वो एक एक दिन में ही निपटा देंगे, है ना। और लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा दिन लग सकते हैं, या अभी आगे सरफेस केमिस्ट्री एकदम थ्योरी है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं देंगे एक चैप्टर को। थोड़ा अगर आप घर पे नहीं पढ़ोगे तो अभी तो आ रहे हो, 2-3 टर्न के बाद आना बंद कर दोगे। क्यों बंद कर दोगे? क्योंकि वो तो तेजी से निकलता जाएगा कोर्स, तो फिर वही बच्चे आते रहते हैं जो ऑब्वियसली पहले से भी अच्छा पढ़े हुए हैं और अच्छा कर ही रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्पेशली हम उन बच्चों का रिवीजन कराना चाहते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, या
मतलब इतना तो कर लें कि 80-90% आ सके, और आ जाते हैं, ये भी बता रहा हूँ, रिवीजन से भी आ जाते हैं इतने नंबर, क्योंकि पैटर्न एकदम फिक्स है। लेकिन आप रेगुलर नहीं आओगे तो नहीं आएंगे। बोलो भैया, शॉर्टकी फ्रैंकल क्लियर है? ठीक है, हाँ वही कल का मॉर्निंग टाइमिंग बैच में डाल देंगे, ऑफलाइन जो देना चाहता है और जो ऑनलाइन देना चाहता है ऑनलाइन दीजिए, पेपर आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, हाँ दोनों है, यहाँ का टाइमिंग ग्रुप में डाल देंगे अभी कि यहाँ टेस्ट शायद 11 से 12 है। ठीक है, क्योंकि वो सारे कोचिंग वाले बच्चे एक साथ आते हैं देने, तो आप यहाँ आना हो यहाँ आके दीजिए, यहाँ आके देंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, एक एग्जामिनेशन फोबिया खत्म होगा आपका। ठीक है, आप टेस्ट देने आएंगे, एग्जामिनेशन फोबिया भी चला जाता है और एग्जाम में आपको अलग चीज मिलेगी। शॉर्टकी फ्रैंकल में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। नॉन स्टोशियोमेट्री मतलब फॉर्मूला बदल गया, डिफेक्ट आया बेटा, और डिफेक्ट आने की वजह से फॉर्मूला बदल दिया। अब इसमें एक है मेटल एक्सेस और एक है मेटल डेफिशिएंसी। बताओ बेटा, मेटल एक्सेस कितने तरीके से था? मेटल एक्सेस कितने टाइप का था? नहीं रिवाइज किया, बोलो बेटा। मैंने आपसे कल भी कहा था, जब भी पढ़ने आए तो थोड़ा पहले से तैयारी करके आए कि आज हमें ये चीज पढ़ाई जाएगी, तो थोड़ा दिमाग में होना चाहिए क्या। हाँ भैया, मेटल एक्सेस कितने तरह का था? वेरी वेल बेटा, बेसिकली हम मेटल एक्सेस कहते हैं थे, लेकिन है क्या ये, जैसे ZnS का क्रिस्टल है यानी कैटाइन एनाइन, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, तुम इसको बढ़ाना चाहते हो तो दो तरीके, या तो इसे बढ़ाओ बाहर से ऐड करो, या इसे निकाल लो, तब भी तो ये बढ़ जाए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके का था। एक था एनाइन इज रिमूव्ड एंड कैटाइन कम्स इन इंटरस्टिशियल साइट, याद आया? जैसे ZnS एक व्हाइट कलर का, या ZnO एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, और जब इसे हीट करते हैं तो ये येलो हो जाता है, क्यों? इट इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट as anion is removed and cation and electrons comes in interstitial site। ठीक है, ये था एक डिफेक्ट ये था, और ये इलेक्ट्रॉन बीच में आना या इलेक्ट्रॉन का एनाइनिक वैकेंसी में चला जाना एस सेंटर था। और दूसरा ये था कि हमने हीट किया इसको सोडियम के साथ, तो ये व्हाइट कलर का कंपाउंड था और बाद में ये येलो में चेंज हो गया, तो Na1+X Cl आ गया था। तो ये भी मेटल एक्सेस का एक टाइप है। ठीक है, तो बाय हीटिंग आयनिक क्रिस्टल दिस, और इसमें जो कलर आता है उसका बेसिक आंसर देते हैं एस सेंटर। एस सेंटर क्या था? ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनाइनिक वैकेंसी। एनाइनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन का जाके ट्रैप होना, ये कहलाता है एफ सेंटर, जिसका फुल फॉर्म थी फ्रेबन सेंटर। बोलो क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो अब आपके सर जिम्मे एक क्या बार रहा फिर से बता दीजिए। बेटा? ये था कि NaCl का ये क्रिस्टल है, और इस NaCl के क्रिस्टल में, मतलब ये NaCl होगा, Na के साथ रख के जब हीट करते हैं तो यहां से Cl निकल के बाहर आ गया, और जहां Cl बाहर गया तो ऑब्वियसली न्यूट्रल रखने के लिए कुछ तो अंदर आएगा ही, तो ये Na अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो यहां आएगा। तो ये जो एनाइन की खाली जगह थी, जिसे कहा एनाइनिक वैकेंसी, उस एनाइनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन का फंसना, ये कहलाता है एफ सेंटर। इसे कहते हैं हम फ्रेबन सेंटर या एफ सेंटर, जैसे कलर सेंटर कहते हैं। कलर सेंटर है एफ सेंटर, और इसकी दो प्रॉपर्टी पूछी जाती है एफ सेंटर की। तो एक तो क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक हो गया अनपेयर आने की वजह से, और दूसरा क्रिस्टल में कलर आ गया, तीसरा कंडक्टिव हो गया। तो एफ सेंटर आने के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल की पैकिंग वीक हो गई, तो कंडक्टिव हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, कलर हो गया। ये याद, बोलो क्लियर है? अब वो जो दो यस सर। न्यूमेरिकल है वो रिवाइज करिएगा। कौन से दो न्यूमेरिकल? Fe.93 में फेरस कितना है, फेरिक कितना है, और NaCl वाले डोपिंग। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं इस बारी कोर्स से। ठीक है, वैसे उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो, इनके एग्जाम्पल्स थे, वो अब की कोर्स से हटा दिए। हाँ बेटा, आप लोग ना जो कोर्स कट हो गया है वो सामने लिस्ट जरूर रखें अपने, उसी हिसाब से तैयारी करें, जो कट हो गया उसको ज्यादा फोकस ना करें। ठीक है, चलिए बेटा, कल टेस्ट के टाइमिंग फ्लैश कर देंगे।